चलो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम देखा था हमने क्वेश्चन ये थे। हमने लास्ट टाइम देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखी RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शायद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा हो गया था, क्वेश्चन कर लिए थे हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। यस, ग्राफ से कुछ समझाया था मैंने आपको। ग्राफ से हमने किया था वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का जहां पे कोएग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोसिस वाला कुछ स्टार्ट किया था क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह हमने देखा था क्या? कुछ देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का? चलो ठीक है, स्टार्ट करते फिर। मुझे लगता है शायद मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर तक शायद मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कंप्लीट किया था। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट नहीं किया था ना। यस 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 यस, केपी एंड केपी केबी और यस यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। First colligative properties RLVP, relative lowering of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth colligative property is osmotic pressure. Fourth colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure आप डिनोट करोगे पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करोगे? पाई से करोगे। यस, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अभी ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन, जो आप लोग जानते हो कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो चलो हेडिंग देके पहले डिफ्यूजन लिख लेते। और डिफ्यूजन ये वाला जो टर्म्स है ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि भाई पढ़ते आ रहे हो कि डिफ्यूजन क्या हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होगा? यहाँ पे होता है नेट मूवमेंट ऑफ, नेट पूरी यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसकी नेट मूवमेंट हो रही कहां से? फ्रॉम द रीजन ऑफ, फ्रॉम द रीजन ऑफ their higher concentration, their higher concentration to their कहां पे? यहां पे to lower concentration, to their lower concentration. This is called as diffusion. सही है ना? एक मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की, कहां से कहां होगी? हमेशा जो सब्सटेंस की मूवमेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पे होती है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। इसी को आप क्या कहते हो? डिफ्यूजन बोल रहे हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, एक मैं एक बॉक्स ले रही हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट है यहाँ पे, दूसरा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन 1 को लिया हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है और यहाँ पे लिया है हमने सॉल्यूशन 2 को। सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? C2 रहेगा। और मैंने यहाँ पे मान लिया है, मैं मान सकती हूँ ना, मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने यहाँ पे मान लिया कि C1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू C2। C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अभी मैं बोलूं कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अभी जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसमें सोलिड पार्टिकल ज्यादा होंगे, मैं करेक्ट? जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब क्या आ रहा है? कि उसमें सोलूट ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो सोलूट की मैं बात करूं, यहाँ पे जो मैं सोलूट की बात करूं, अगर वो एक्सेस में है तो कहां पे? एक्सेस में कहां पे रहेंगे? ये नंबर 1 में एक्सेस में है, ठीक है। जो सोलूट है एक्सेस क्वांटिटी में कहां पे रहेंगे? सॉल्यूशन नंबर 1 में। और जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है
वो एक्सेस में कहां पे रहेगा, नंबर 2 में, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब इसमें वाटर की मॉलिक्यूल ज्यादा है, डाइल्यूट है ना। कहीं ये बात समझ में आई? सोल्यूट यहां पे ज्यादा है, सॉल्वेंट C2 में ज्यादा है। चलो ठीक है, यहां पे जो हमने बीच में एक लगा दी, मेम्ब्रेन लगा दिया, बिल्कुल हल्का सा मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमेबल, दिमाग में लत ना ला दी। एक छोटा सा यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, एक नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा दिया। अभी इस मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अभी ये मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, इस मेम्ब्रेन से सोलूट पार्टिकल इस साइड जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहा जा रहा है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, ठीक है, वही तो ऑस्मोसिस है यहाँ पे। एट द सेम टाइम सॉल्वेंट भी कहां पे आ सकते हैं, सोलूट में आ सकता है, सोलूट से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से सोलूट चल रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल सा मेम्ब्रेन लगाया है। तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। इसको क्या कहोगे, डिफ्यूजन। मतलब उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन C1 का, C2 का, C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे सोलूट सॉल्वेंट में जाएंगे। कुछ टाइम बाद क्या हो सकता है कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो सोलूट में भी आ सकता है, हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है डिफ्यूजन की बात। ये किसकी बात हो रही है, डिफ्यूजन की बात। तो लिख लो पहले इतना, डिफ्यूजन क्या होता है। क्या सबको समझ में आया? नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हो आप, डिफ्यूजन कहते हो। इसको क्या कहते हो, डिफ्यूजन। क्लियर है? चलो लिख लो जल्दी से। चलो रब कर दू, लिख लिया सबने। नेक्स्ट लाइन डालो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट लाइन डालना है ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर डिफ्यूजन समझ में आए तो ऑस्मोसिस बहुत इजी है। ऑस्मोसिस, चलो रब कर दो, कर दिया। अभी हमें देखना है कि ऑस्मोसिस क्या होगा। डिफ्यूजन समझ में आया ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप कहते हो डिफ्यूजन। अभी ऑस्मोसिस क्या होगा, देखो मैं फिर से वही कंटेनर ले रही हूँ, थोड़ी चीजें समझ लो अभी धीरे धीरे। मैंने एक वही कंटेनर ऐसा ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो मैं मेम्ब्रेन लगा रही हूँ, यहाँ पे जो मैं मेम्ब्रेन लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा वाला कॉस्टली मेम्ब्रेन रहेगा। एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगाया है वो कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। बात वही करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, जो डिफ्यूजन में बात की थी। C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2, C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एट कैसा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात मैंने कैसे कही, समझ में आई? क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ये सॉल्यूशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्यूशन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अबे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्स रहेंगे या छोटे छोटे होल्स रहते हैं, बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है बहुत ही छोटे छोटे, नॉर्मल नहीं है। अभी मुझे बताओ, अगर इतने पोर्स छोटे छोटे हैं तो ये यहाँ पे इसका जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको तो अलाउ नहीं करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट के पार्टिकल थोड़े से बड़े होंगे, तो ये सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में नहीं जा सकते हैं। बट जो सॉल्वेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ये क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा। मतलब ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में, but because of the semi-permeable membrane do not permit movement of solute particle, do not permit movement of solute particles। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब उसमें जिसमें सोलूट होंगे, वो सोलूट को एंट्री नहीं देगा, मतलब C1 से C2 में नहीं जा सकते हैं, बट C2 से C1 में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि इस साइड में क्या सॉल्वेंट है, इस साइड में क्या सोलूट है। डू नॉट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ सोलूट पार्टिकल। कब तक होगा ये चीज, धीरे धीरे सॉल्वेंट सोलूट में जाएगा, ये कब तक चलता रहेगा, until concentration is same on both side, until concentration is same on both side। जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता तब तक सॉल्वेंट कहां पे चलता जाएगा, सोलूट में जाता जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस semi-permeable membrane do not permit the movement of solute particle until concentration is same on both the side। अभी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको आप बोलते हो SPM। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, SPM शॉर्टकट में। अगर कभी कभी इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। जो एनिमल मेम्ब्रेन है, क्या कहा मैंने, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद जो सेलोफेन होगा, यहाँ पे जो सेलोफेन होगा जो सेलुलोज से बनता है, सेलोफेन इज कॉल्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो कॉपर फेरोसाइनाइड होगा Cu2 FeCN/6, Cu2 FeCN/6, तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बात समझ में आ रही है? जब डिफ्यूजन हो रहा था सोलूट सॉलिड में जा रहा था, सॉल्वेंट सोलूट में आ रहा था, सही है। बट ऑस्मोसिस में सोलूट सेमी परमेबल के थ्रू एंट्री नहीं करेगा। किसकी एंट्री हो रही है, ओनली सॉल्वेंट की। कहां पे, सोलूट में। कब तक होगी, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। कौन कौन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड भी है। क्लियर हुआ है, ऑस्मोसिस समझ में आया, यस और नो? चलो नोट करो जल्दी से। अच्छा, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए ऑस्मोसिस की? ओके आपका, अच्छा वो भी लिख के देती हूँ। चलो राइट डाउन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। राइट डाउन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अगर चाहिए तो लिख लो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया, बहुत बड़ी बात है। राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज अ spontaneous, it is defined as a spontaneous unidirectional, एक ही डायरेक्शन में हो गया, सेमी मीन्स वन, सेमी मीन्स हाफ होता है। इट इज डिफाइंड एज spontaneous unidirectional flow of solvent molecule। किसका हो रहा है, सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
flow of solvent molecule from a pure solvent, or dilute solution, through a semi-permeable membrane, और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन किसकी तरफ हो रहा है वो भी लिख लो. क्या लिखा, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ solvent molecule from a pure solvent or dilute solution to the more concentrated solution. कहां पे जा रहा है? to the more concentrated solution through a semi-permeable membrane. ठीक है आकांक्षा? सेम पढ़ाना हमने जो डेफिनेशन लिख के दी है. चलो अभी हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर. चलो ऐसे डालो. या तुम लोग क्वेश्चन की सॉल्व कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हो? थोड़ा से सिर्फ पढ़ रहे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें कुछ करना ही नहीं है. चलो अभी आ जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए देखो एक डायग्राम छोटी सी निकाल लेते. यहां पे एक लगाया हमने SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया. ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया. यहां पे मैंने एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया. पिस्टन जानते हो, थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे. एक पिस्टन होता है, मूवेबल पिस्टन होता है. ठीक है, पिस्टन पढ़े हो आप लोग. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आप जानते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन 1 रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 है. ठीक है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है यहाँ पे. अभी यहाँ पे डायरेक्शन देखो, यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ पे जाएगा. सही है ना? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, यहाँ पे सॉल्यूशन 2. ठीक है, C1 ग्रेटर देन C2, वही कंडीशन जो हमारी है. आप देख रहे हो सॉल्वेंट फ्लो करेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का. कहां पे? सॉल्यूशन में. तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन क्या हो रहा है? द नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecule from solvent to solution. क्या ये हो रहा था ऑस्मोसिस में? हाँ, यही हो रहा है. अभी मुझे बताओ, अगर मैंने इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, जैसे मैं ये प्रेशर अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट सोल्यूट की तरफ आ रहे हैं उसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर की वजह से वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. आप थोड़ा इमेजिन करो, यहां से सॉल्वेंट इस कंपार्टमेंट में आ रहा है, यहां से मैंने प्रेशर को अप्लाई किया हुआ. जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी, इसका जो सॉल्वेंट टू सोल्यूट जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना. The net movement of solvent molecule from solvent to solution can be stopped by कैसे स्टॉप किया मैंने? by applying some extra pressure. यहां पे मैंने क्या किया? कुछ प्रेशर अप्लाई किया. यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया. कौन से साइड में प्रेशर अप्लाई किया? यहाँ पे ऑन सॉल्यूशन साइड. एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज, चलो कंप्लीटली यहीं पे कर रहे होते. एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. फिर से समझाओ, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट टू सोल्यूट जा रहे हैं. यहां से मैं कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगी, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा. या इसी को मैं शॉर्टकट में लिखूं,
इसी को मैं शॉर्टकट में लिखूं यहाँ पे, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। एक्स्ट्रा प्रेशर कहां पे लग रहा है? सॉल्यूशन साइड में, विच स्टॉप ऑस्मोसिस, विच स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? या तो पूरा ये डेफिनेशन लिखो या सिंपल ये भी डेफिनेशन बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ साहिल, अगर मैंने प्रेशर ज्यादा दे दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। आरओ वाला पता है ना, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा दे दिया तो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, तो रिवर्स ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे वो भी, जो आरओ वाला होता है। चलो हो गया। इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करना है? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करोगे? पाई से। चलो रफ कर दूं, हो गया है? क्लियर हुआ है सबको? अभी हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़नी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है और एक हाइपरटोनिक होता है। मैं रफ कर देती हूँ। चलो फर्स्ट लेना लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रुको रुको, पहले हम ये कर लेते, एक इक्वेशन डिराइव कर लेते, फिर समझेगा नहीं। एक मिनट देख लो। चलो नेक्स्ट लो, वैन थॉप बॉयल्स लॉ। पहले इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं उसके बाद। अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वैन थॉप है, तो यहाँ पे पहला जो लॉ है वैन थॉप बॉयल्स लॉ। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी की तरह ये भी लॉ है, लेकिन इसका नाम है वैन थॉप। बॉयल्स लॉ से रिजेम्बलेंस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वैन थॉप बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे वैन थॉप बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वैन थॉप बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ है मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, directly proportional to the concentration. According to Van Hoff-Boyle's law, at constant temperature, the osmotic pressure of solution is directly proportional to the molar concentration. आप लिख सकते हो ना अभी, osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration. ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हो। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? के सी हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू के सी। अभी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन कि पाई वन अगर डिफरेंट सॉल्यूशन है तो पाई वन इज पाई टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। यही तो इक्वेशन दिया था, यही तो इक्वेशन था ना बॉयल्स लॉ में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पाई वन एंड पाई टू आर दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ two solution having concentration C1 and C2. तो इक्वेशन क्या बन गया? पाई वन पाई टू इज इक्वल टू C1 C2। या इसी को क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? C इज इक्वल टू 1/V होता है। C इज इक्वल टू 1/V। C इज इक्वल टू क्या होगा? 1/V होता है। तो इसी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या यही बॉयल्स लॉ था हमारा? बॉयल्स लॉ क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
प्रेशर के जगह पे क्या आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी सेम है। तो यहाँ पे पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टी क्या है, टी तो टेम्परेचर रहेगा ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या आया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? ये है वैन हॉफ बॉयल्स लॉ। ओके, उसके बाद है वैन हॉफ चार्ल्स लॉ। ये भी आप लोग पढ़े हो, चार्ल्स लॉ, वैन हॉफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, रफ कर दो ना ये। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, लिखना क्या है आपको तो पता है अभी कि दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure of solution directly proportional to the concentration या inversely proportional to the volume, whatever जो भी आपको लिखना है। concentration के टर्म्स में लिखना है तो concentration लिखो, volume के टर्म्स में लिखना है तो volume लिखो। then Van Hoff Boyle's law, the law state that at यहाँ पे that concentration of solution remain constant। यहाँ पे इसने क्या कहा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट है। वो क्या रखा, उसने कांस्टेंट रखा। और उसने कहा कि पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या कहा यहाँ पे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, द लॉ स्टेट दैट concentration of solution remaining constant, the osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to the absolute temperature, जो केल्विन में लेते हैं, directly proportional to the absolute temperature। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे वाली प्रोसेस जानते हो, के टी, टी मतलब टेम्परेचर, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, के तो कांस्टेंट है भाई, उसमें क्या है। अगर मैं डिफरेंट कंडीशन की ले लूं, मतलब एक पाई 1 ले लूं, एक पाई 2 ले लूं, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 और T2 ले लूं यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल टू T1 बाय क्या हो जाएगा, T2। यही इक्वेशन था चार्ल्स लॉ का, इसी तरह से कुछ इक्वेशन था चार्ल्स लॉ का। वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? This relationship is similar to Charles law, hence it is called as Van Hoff Charles law, इसीलिए इसको Van Hoff Charles law कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक इक्वेशन हमने पढ़ा है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन डालो, the Van Hoff general solution equation, third, the Van Hoff general solution equation, the Van Hoff general solution equation। अभी पहला इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है, पहला इक्वेशन आपने पढ़ा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पे यही पढ़ा पहला क्या था, बॉयल्स लॉ वाला, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अकॉर्डिंग टू वैन हॉफ चार्ल्स लॉ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों पाई है तो मैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी लिख दूं, चलेगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी, बन गया इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसमें लोगे आप, एटीएम में लोगे, किसमें लेना है, एटीएम में लेना है। आर क्या है, आर है मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर में लोगे। टी क्या है, टेम्परेचर, किसमें लोगे, केल्विन में। और आर की वैल्यू इस रिएक्शन में, अगर ये एटीएम है तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल लेना है।
क्या लेना है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इक्वेशन क्या बन गया, आर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वही ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला इक्वेशन, भाई उसी में तो है। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ, पाई इज इक्वल टू सी क्या है, सी मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। मोलार कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, एन बाय वी लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एन बाय वी आर टी। तो ये इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, सेम ही तो आ रहा है, सिर्फ पी के जगह पे, प्रेशर के जगह पे क्या रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर रखना है। प्रेशर के जगह पे क्या रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी तो सब चीजें वही चल रही है, बाकी सब चीजें वही है। किसी को डाउट है, आर इज गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। चलो क्लियर है। आगे बढ़े, ये एस, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ये ना कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। चलो आगे बढ़े अभी। यस नीति, सी इज अ मोलैरिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, मोलल कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ओके चलो गुड। अभी इसके बाद हमें जो पढ़ना, मैंने आइसोटोनिक कहा था, जो मैंने पहली गलती से बोल दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो हरे डालो। फर्स्ट इज, देखो तीन तरह के सॉल्यूशन होता है, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक। तो हम पहला पढ़ेंगे आइसोटोनिक। The solution having the solution having the same osmotic pressure, the solution having the same osmotic pressure, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड isotonic solution. The solution having the same osmotic pressure at given temperature. मतलब अगर मैंने दो सॉल्यूशन लिए हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो अगर मैंने सपोज मान लो देयर आर टू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस ए एंड बी, और उसके जो मोल्स रहेंगे, ए के मोल्स Na मान लो, बी के मोल्स Nb मान लो, मानने में तो बहुत बड़ी मान लेते। तो यहाँ पे इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। एक है ए सब्सटेंस, दूसरा है बी सब्सटेंस, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो पाई ए इज इक्वल टू क्या है, पाई बी रहेगा। अभी आपको पाई का इक्वेशन पता है, अभी मैंने पढ़ाया, क्या था यहाँ पे, Ca कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca, RT, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या कहा, गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cb RT, RT के साथ RT कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, Ca इज इक्वल टू Cb होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कब जब वो दोनों आइसोटोनिक हो गए। ऑब्वियस है, अगर वो आइसोटोनिक है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो इसके क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा। अभी बात मानो, यहाँ पे मैंने जो मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो Na है, Nb है, मोल्स है, यहाँ पे डिसॉल्व इन वॉल्यूम V, मतलब यहाँ पे C मतलब क्या हो रहा है, Na बाय V हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, आइसोटोनिक है, प्रेशर सेम है, यहाँ पे क्या होगा, Nb बाय V रहेगा, V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Na इज इक्वल टू Nb। और एक बात पता चल गई मुझे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है,
मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन सेम कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेम कब होगा, नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। तो जब भी मैं बोलूं आइसोटोनिक, जब भी मैं आइसोटोनिक बोलूं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। उनके नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे सेम रहेंगे। क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर? चलो लिख लो जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलार मास। वी वॉल्यूम होगा ना, चलो वी क्या होगा, वॉल्यूम है। यहाँ पे वी क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। मैंने मान लिया है कि दो सॉल्यूशन है, सब्सटेंस ए एंड बी कंटेन Na एंड Nb मॉलिक्यूल्स या मोल्स डिसॉल्व इन वॉल्यूम वी। ठीक है, आइसोटोनिक में किसी को प्रॉब्लम है? चल आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट है डालो हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है डालना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, हाइपो मीन्स लेस। सेकेंड, हाइपोटोनिक solution. Hypo means less. When two solution, write down, when two solution having different osmotic pressure, having different osmotic pressure, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो तो आइसोटोनिक होगा। When two solution have different osmotic pressure, then the solution having lower osmotic pressure is said to be hypotonic, क्या कहोगे उसको, हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। क्या ये क्लियर हुआ है? दो सॉल्यूशन है, उनका डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको क्या कहूंगी मैं, हाइपोटोनिक कहूंगी विथ अदर। क्लियर है यहां पे? मतलब पाए और पाए बी है, और पाए का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो मैं बोलूंगी पाए इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू पाए बी। चलो थर्ड वाला आप ही लिख सकते हो अभी। थर्ड तो आप ही लिख दो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड वाला तो आप ही लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे? When two solution having different osmotic pressure, then the solution having higher osmotic pressure is said to be hypertonic. Is said to be hypertonic solution with respect to other. With respect to other. क्लियर है? किसी को डाउट है यहां तक आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा लिख लिया है?
आकांक्षा हो गया है? यस मैम। ओके चलो, अगर कहीं पे भी डाउट आए ना बेटा तो बता देना। और देखो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, मैं पढ़ा रही हूँ आप अभी समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वही में डेफिनेटली आपको डाउट आएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या आपके पास जो मॉड्यूल दिए हैं सर ने, वो प्लीज सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे उतने डाउट आएंगे। सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन लिमिटेड रहेगी हमारे क्वेश्चन ना, तो जितने आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। calculate the osmotic pressure due to 5% W/V cane sugar जानते हो, सुक्रोज, cane sugar solution at 15 डिग्री सेल्सियस। चलो ट्राई करोगे आप लोग पहले। अभी मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, बाकी जो भी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है यहाँ पे आप ट्राई करोगे पहले। केन शुगर सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला सबको ही पता है। चलो ऑप्शन दे दूं थोड़ा सा, ऑप्शन में जल्दी आंसर आ जाता आप लोगों का, तुक्के मारने में माहिर हो वैसे भी। ए 2.8 एटीएम, ऑप्शन बी 3.4 एटीएम, ऑप्शन सी 4.2 एटीएम एंड ऑप्शन डी 6 एटीएम। मैंने कहा ना जैसे मैं ऑप्शन दे दूं तो जल्दी आ जाएगा। गुड प्रीति, वेरी गुड। चलो हो गया, अभी तो ऑप्शन भी दे दिए। यस नितिन, गुड आदित्य। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। गुड साइड, वेरी गुड। चलो फास्ट। सिर्फ 4-5 लोगों ने आंसर दिया, हम लोग 25 है क्लास में, उसमें से 5 मतलब 20 लोग क्या कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या? CRT इक्वेशन आएगा। हाँ यही इक्वेशन है ना, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई सी क्या होता है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, N/V RT होगा। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास बाय मोलार मास। एक एक चीज ये करो ना आप ऐसे अलग अलग। यहां पे दिया है 5% केन शुगर, और हमने W/V अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे 2 लेक्चर दिए मैंने इसको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। 5%
W by V, मतलब 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। तो गिवन मास कितना है? 5 ग्राम है। मोलार मास फॉर्मूला क्या है केन शुगर का? C12H22O11। और मैंने पहले ही कहा था यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज याद रखो। और इसका फॉर्मूला मोलार मास होता है 342 आता है। कितना आएगा? 342। तो यहां पे वैल्यू रख दो 5/342। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम ये है 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml में लेते हैं क्या? नहीं, लीटर में लेना है, तो 0.1 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या बताई मैंने? 0.0821। और लीटर टेम्परेचर देखो 15 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन कर दो। गुड जोएल, प्रतीक सही है। कितना आएगा? 288। वेरी गुड। चलो आंसर निकालो। आंसर आ रहा बी 3.4 एटीएम। कौन सा इसमें है? बड़ा आसान नंबर लगाना है हमें। गुड जोएल, प्रतीक सही है। गुड, ऐसे आंसर करोगे तो अच्छा लगता है। चलो समझ में आया अभी कैसे करना है? देखो ये गेम यहाँ पे, इसीलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले ही आपको अच्छे से कर दी। ओके, हाँ मतलब तूने यहाँ पे 1 लीटर कर दिया तो 0.3 आ गया होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद उसको ये कर देना। ऑप्शन मिल गए तो ठीक है। किसी को डाउट नहीं था ना इसमें? चलो सेकंड लिखो। सेकंड 200 cm³ of aqueous solution contain 1.26 ग्राम। ये 1 है, नहीं तो आप 1.26 ग्राम of a polymer the osmotic pressure of this solution is 2.6 into 10 raised to the power minus 3 atm. 2.6 into 10 raised to the power minus 3 atm at 300 Kelvin. Calculate molar mass of polymer. Calculate molar mass of polymer. ऑप्शन दे दो? ऑप्शन से जल्दी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। 50,000 पॉलीमर है ना, ग्राम पर मोल। ऑप्शन बी 60,000 ग्राम पर मोल, 70,000 ग्राम पर मोल, और डी है 80,000 ग्राम पर मोल। ऑप्शन दे दिया तो आंसर जल्दी आ जाता है। जल्दी जल्दी इक्वेशन यूज करो, निकालो आंसर। प्रीति गलत हो रहा है।
गुड प्रतीक्षा, गुड। आदेश, आदर्श, अभय, गुड जॉय, वेरी गुड। आकांक्षा, आलोक, चलो बेटे जल्दी जल्दी आंसर। अंजलि, गुड प्रीति, अब सही है। मेघा आंसर डालो बेटा। सबसे आंसर चाहिए मुझे। बस हो गया, 3 लोगों ने आंसर डाला, बस खत्म। गुड संकेत। पवन, नितिन, अभी तक आंसर नहीं आया। गुड नितिन। शर्वरी, चलो बेटा जल्दी जल्दी। अभिषेक, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। इक्वेशन क्या यूज किया? पाई इज इक्वल टू, गुड साहिल। सूरज क्या हुआ, आज कोई आंसर नहीं आ रहा है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब मोलार कॉन्सेंट्रेशन, तो एन बाय वी आर टी होगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तो गिवन मास बाय मोलार मास। गुड साक्षी बेटा, गुड। गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास दिया गया है आपको, ठीक है, 1.26। मोलार मास निकालना है, मोल्स निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी। किसी को डाउट हो तो पूछो, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन कर दो, ऑप्शन सी आएगा, सॉरी बी आएगा ऑप्शन। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं ना, चलो आगे बढ़ो। किसी को भी अगर डाउट है तो प्लीज ऐसे छोड़ नहीं देना कि नहीं आ रहा है भाई, नहीं, ठीक है, नहीं समझा। अच्छा, किसको? शर्वरी नहीं समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या इक्वेशन यूज करना था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही तो हमारे पास एक इक्वेशन है बस। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी क्या होता है? एन बाय वी आर टी। क्या तुम यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हो? क्योंकि देखो एन मतलब क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास। हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है, क्या था? 200 cm क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। मतलब गिवन मास दिया है 1.26, तो मुझे मोलार मास पूछा है, तो मुझे एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे एन की वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? एन की वैल्यू निकालना है। वी कितना दिया है? 200 cm क्यूब। क्या हम सीएम क्यूब में रखते हैं? नहीं, हम लीटर में रख रहे हैं। तो लीटर में कितना होगा? 200 cm क्यूब मतलब 0.2 लीटर ना, 0.2 लीटर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 0.0821, वही लीटर एटीएम। टेम्परेचर कितना दिया था? 300, तो यहाँ पे 300। और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है, पाई की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पाई की वैल्यू दी है 2.6 इंटू 10⁻³ सही है। तो यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। यहां से n की वैल्यू क्या होगी? 0.2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा 0.0821 और यहाँ पे 300। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो n की वैल्यू मेरे पास दी है 0.021, एक बार चेक कर लेना। 10⁻³ इसको मैंने ऐसे रखा, n निकल गया। n की वैल्यू रखो 0.021 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गिवन मास 1.26, यहाँ पे निकालना है मोलार मास। तो 1.26 डिवाइडेड बाय 0.021 10⁻⁶, तो आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, मतलब 60 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, वही तो 60,000 है। क्लियर है शर्वरी? अभी शर्वरी समझ में आया है बेटा?
चलो एक और ट्राई करते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, थर्ड ना, थर्ड, उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म। अब 5% W/V cane sugar is isotonic with 0.877% urea solution. If molar mass of cane sugar is 342, calculate molar mass of urea. तब तक के तो करो, हवा नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ, कौन है भाई? फाइव परसेंट W/V केन शुगर इज आइसोटोनिक। वर्ड्स देखना, आइसोटोनिक आया हुआ है, आइसोटोनिक with 0.877% यूरिया सोल्यूशन। मोलार मास ऑफ केन शुगर दिया है, मोलार मास ऑफ यूरिया निकालना है। 0.877% आइसोटोनिक है, मतलब W/V रहेगा। ओके अब नो प्रॉब्लम। आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। निकालो जल्दी से। आइसोटोनिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। और मैंने अगर याद होगा आइसोटोनिक पढ़ा है तो मैंने पूरी चीजें एक साथ बता दी थी कि क्या क्या सेम रहेगा। आइसोटोनिक है मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। कोई प्रतीक्षा ऑप्शन नहीं। अभी आंसर निकालो कितना आ रहा है। ऑप्शन दे दो कि 2 मिनट में आप बिना कैलकुलेशन के मुझे बता दोगे। सिक्स 6.84 नहीं, सही से कैलकुलेशन करो। जीरो 0.877 है, केन शुगर है। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? गुड जोएल, वेरी गुड जोएल, परफेक्ट आंसर आया ये, कोई पॉइंट वगैरह कुछ नहीं। गुड प्रतीक्षा।
हाँ जोइल, वही तो मैं बोल रही हूँ, इतना परफेक्ट आंसर कैसे आया, वही मुझे थोड़ा सा डाउट था। गुड, गुड प्रीति। और जल्दी जल्दी आंसर करो। वही मैं बोल रहा, मैंने ऑप्शन दे दिए होते तो तुम लोग को कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ता। गुड, साक्षी गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में गलत हो रहा है साक्षी। सूरज, अभिषेक, मेघा, गुड साइड। गुड मेघा, वेरी गुड। सोनाली, आंसर डालो बेटा। चलो, अगर मैंने ऑप्शन दे दिया होता तो आपको पता है मोलार मास ऑफ यूरिया कितना होता है, 60 होता है, तो आप तो मुझे इजीली आंसर बता देते हो 60। क्या था, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, मैंने कहा C1 इज इक्वल टू क्या होगा C2, N1 इज इक्वल टू N2, यही तो चीजें मैंने पढ़ाई यहाँ पे। N1 मतलब यहाँ पे W1 बाय M1, W2 बाय M2, W1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे M1 कितना दिया था, मोलार मास 342, W2 कितना था 0.877, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, और आपको M2 निकालना था। M2 आपका 59 पॉइंट समथिंग आया होगा, 60 परफेक्ट तो आया नहीं होगा, तो इसका M2 कितना होता है, इसका आंसर होता है 60। पता है मोलार मास ऑफ यूरिया आपको पता था, तो 60, ठीक है। आइसोटोनिक, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है यहां तक? साहिल कोई ही नहीं ना, देख ये क्या रख, 1 dm³ सॉरी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³, 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml इज नथिंग बट 1000 cm³। ये तो इतना तो याद रख ही सकता है ना, पूरा खेल तो इसी पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है। या 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ m³, बस ये और एक याद रख, हो गया। तो इतना याद रखेगा तो पूरी चीजें सॉल्व हो गई ना। अभी तो लीटर को इसमें कर, ml को या इसमें कर, एक वन, हाँ ये भी एक याद रख, साथ में हो गया सब, क्या इसमें डरना, ठीक है। चलो अभी न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले इसमें, वैन हॉफ फैक्टर। चलो हेडिंग डालो, वैन इंपॉर्टेंट है, हॉफ फैक्टर। क्या पढ़ने वाले, वैन हॉफ फैक्टर। अभी हम पहले देख लेते हैं, वैन हॉफ फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी? पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या था, P0 माइनस P बाय P0, याद आ रहा है कुछ, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही थी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू KB into molality. What is meant by molality? Number of moles of solute, mass of solvent in kg. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी, ठीक है। एंड अभी आज हमने फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, पार इज इक्वल टू CRT, पार इज इक्वल टू CRT। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। जब भी हमने ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मोल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट डज नॉट डिपेंड नेचर, उसका नेचर क्या है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कितने पार्टिकल्स है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे हमने जब सोल्यूट की बात, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो यहाँ पे जब हमने ऑल सोल्यूट, जितने भी हमने यहाँ पे सोल्यूट लिए हैं, ऑल सोल्यूट वर नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
जितने भी सोलूट यहाँ पे हमने लिए थे सबके सब कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। मतलब क्या हो रहा है, मैंने अभी तक एग्जांपल यूरिया का लिया हुआ है, या तो हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, या हमने सुक्रोज का एग्जांपल लिया, कि जो डिसोसिएट नहीं होते, जितना वाटर सॉल्यूशन में जा रहे पूरा का पूरा है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की। तो हमने जब 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसमें जो भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते थे वो कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। बट अभी हम बात करेंगे, अभी हम वेंट ऑफ फैक्टर में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं NaCl का एग्जांपल ले लूं, NaCl क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाता है। या तो मैं एग्जांपल ले सकती हूँ MgCl2 का, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाएगा। या तो मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे KCl का, ये भी वाटर में जाके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैंने लिया है KCl, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, KCl। अगर मैं बोलूं KCl को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। कैसा होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। और किसमें होगा यहाँ पे, K प्लस और Cl माइनस में, K प्लस एंड Cl माइनस में। अभी आप देखो, जब मैंने सॉल्यूशन में KCl डाला, जब मैंने सॉल्यूशन में KCl डाला और मैंने इसमें से कोई भी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैंने एक KCl डाला हुआ है। अगर मैं मान लू यहाँ पे मैंने KCl डाला हुआ है 1 atm, ठीक है, यहाँ पे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1 atm। जब मैंने डाला था तो उसका प्रेशर कितना था, 1 atm था ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया या जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका जो प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा था। अभी आपको तो एक आएगा कि आपके सामने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है और आपने कहा कि KCl डाल दिया है मैंने। जब KCl डाल रहे हो तो उसका जो ऑब्जर्व आपने कैलकुलेट किया होगा वो 1 atm होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब पाया गया कि वो 2 atm है। मतलब क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मैंने एक पार्टिकल डाला था, KCl का 1 मोल डाला था, बट सॉल्यूशन में जाके ये डिसोसिएट हो गया और ये इसका 1 मोल बनाया, इसका 1 मोल बनाया। जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली थी वो 1 मोल के लिए थी। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल्स के लिए मैंने 1 atm निकाला था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि ये डिसोसिएट हो गया और डिसोसिएट होके ये कितना आ गया, 2 atm प्रेशर आ गया। मतलब मैंने कुछ सोचा और था और ये आया कुछ और है। मतलब यहाँ पे क्या कह सकती हूँ मैं कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल नॉट इक्वल टू है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने ऑब्जर्व की और जो हमने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी है, दोनों में डिफरेंस आ रहा था और यही डिफरेंस हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर में। क्या समझ में आया? जब सबसे स्टार्टिंग में हमने जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, जब हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो मैंने जितना 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ, तो जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर रहे थे वही कैलकुलेटेड आ रही थी, क्योंकि वो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा था या एसोसिएट। देखो, कभी भी सोल्यूट सॉल्यूशन में जाके एक तो डिसोसिएट होगा, सेपरेट होगा, या तो एसोसिएट होगा। एक होता है डिसोसिएशन और दूसरा होता है एसोसिएशन, जुड़ जाना, ठीक है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। बट जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया और मैंने देखा कि जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बड़ी डिफरेंट आ रही थी। क्यों ऐसा? कि तब मुझे पता चला कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में जाके क्या होते हैं, एक तो डिसोसिएट होंगे या तो एसोसिएट होंगे। अभी डिसोसिएट हो गए मतलब कितने पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में जाके,
कितने पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या कितने पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, ये हमें बताता है वैन डॉर्फ फैक्टर। सॉल्यूशन, अगर इलेक्ट्रोलाइट में मैं सॉल्यूशन डाल दूं तो कितने पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं या कितने पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, यही हमें बताता है वैन डॉर्फ फैक्टर। और वैन डॉर्फ फैक्टर आप डिनोट करते हो आई से। किसे डिनोट करोगे? आई से। चलो पहले इतना लिख लो, ये वैन डॉर्फ फैक्टर किसके लिए निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। वैन डॉर्फ फैक्टर क्या बता रहा है कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। चलो हो गया है। यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर कहां पे? साइड कहां पे चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए कि तुझे क्या चाहिए? वेपर प्रेशर तो न्यूटन पर मीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम होगा, एटीएम। चलो हो गया है, डन। आगे बढ़े, वैन डॉर्फ फैक्टर करें अभी। शर्वरी हो गया है। क्या कहा मैंने? कितने पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कितने पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, ये बताता हमें वैन डॉर्फ फैक्टर। चल हेडिंग डाल, हमारा वैन डॉर्फ फैक्टर। अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये समझ में आया? जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी से डिफरेंट आ रही थी। मतलब कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हो गए या डिसोसिएट हो गए, इसीलिए प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? चेंज हो रही है। चलो हेडिंग डालो, वैन डॉर्फ फैक्टर क्या था? आई। I is equal to total number of moles of solute, total number of moles of solute after dissociation या association। मैंने क्या कहा? हो सकता है एसोसिएशन हो रहा है या हो सकता है डिसोसिएशन हो रहा है। दो होता है, एक तो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? वैन डॉर्फ फैक्टर देखो, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं बाद में बताती हूँ। पहले टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। देखो एग्जांपल देखते, पहले समझ लो बाद में लिखो। मैंने लिया हुआ NaCl, क्या लिया यहाँ पे? NaCl, और ये किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। और ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, मान लो ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर नहीं दिया है तो 100%। तो ये 100% डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अभी इसके लिए मुझे वैन डॉर्फ फैक्टर निकालना है, मतलब I निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर, ये डिसोसिएट हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है तो ये डिसोसिएट हो रहा है।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, कितने मोल्स है? एक इसका मोल है, एक इसका मोल है, 2 मोल हो गए, 2 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ये बिफोर मतलब बिफोर कितना था? 1 है ना, तो यहां पे वैन हॉफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पे वैन हॉफ फैक्टर 2। जब भी हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, जब भी हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, I हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। 1 मतलब कुछ नहीं हो रहा है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इसके लिए I की वैल्यू 1 होती है, बट जब डिसोसिएट करेगा तो I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल करो, MgCl2, बताओ मुझे इसके लिए I की वैल्यू कितनी आएगी? अगर दिया नहीं है तो मान लो ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां पे I की वैल्यू कितनी होगी? फास्ट। वेरी गुड नितिन। साहिल गलत हो रहा है। साहिल MgCl2 तो एक ही है ना यहाँ पे। किसमें डिसोसिएट होगा MgCl2? हाँ साहिल अब सही है। MgCl2 डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस में और 2Cl माइनस में, ठीक है। यहाँ पे एक 1 हो गया, ये 2 है ना, इसके मोल 2 है, इसका 1 मोल है। I is equal to total number of moles of solute after dissociation, 1 plus 2 कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे तो ये एक ही रहेगा, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ग्रेटर देन 1। गुड है भाई, समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल देती हूँ और समझ लो। एक यही पेयर अप कर देती हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए रहने देती हूँ थोड़ा सा। चलो थर्ड वाला लिखो, Al2SO4 by 3, 100% डिसोसिएट हो रहा है। बोलते जाओ जल्दी जल्दी, समझ में आया कंसेप्ट तो आंसर करो। क्या बात, गुड। चलो और डालो आंसर, Al2SO4 by 3। गुड नितिन। और बस हो गया? अरे यार अभी छोटे छोटे एक कंसेप्ट अगर समझ में आया तो छोटा सा छोटा बच्चा बता दे मुझे। डिसोसिएट करो ना इसको, डिसोसिएट तो करना है। साक्षी गलत नहीं हो रहा है? साक्षी डिसोसिएट कैसे होगा इसको? क्रिस क्रॉस मेथड पता है, एल्यूमिनियम कितना आएगा? 3+ आएगा, ठीक है, लेकिन कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। SO4 कितना आएगा? 2 माइनस है, लेकिन कितना SO4 है? 3, तो SO4 2 माइनस। यहाँ पे इसके 2 मोल्स है, इसके 3 मोल है, टोटल कितने मोल्स हो गए? 5 मोल्स हो गए। गुड आकांक्षा। I is equal to total number of moles after dissociation 5, बिफोर डिसोसिएशन तो ये तो 1 ही है ना, तो I की वैल्यू कितनी होगी? 5। कर सकते हो अभी? चलो एक और ले लो, एक और करके दिखाओ। जब तक सब लोग आंसर नहीं देंगे ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। CaF2, सब लोग आंसर नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता। CaF2, मुझे कंफ्यूज होता है कि कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, और समझ में आ गया तो यार एग्जांपल देके आए बता सकते हो। CaF2 कितना आएगा वेंट ऑफ फैक्टर? गुड साक्षी, अब सही है। गुड शर्वरी, गुड गुड, वेरी गुड। सबने, आलोक, नितिन, साहिल, गुड, कांशा, नितिन।
और बाकी क्या कर रहे हो? अभी भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं? ये डिसोसिएशन हो रहा है। क्या आएगा यहाँ पे? Ca2 प्लस 2F माइनस 3 और ये डिवाइडेड बाय 1, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। बस इजी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलो अभी ये तो बात थी 100% के लिए। ये बात किसके लिए कर रहे थे? 100% के लिए। अभी अगर 100% नहीं हुआ, अगर अभी 100% नहीं हुआ, मतलब यहां पे वो फैक्टर आ जाएगा इक्विलिब्रियम वाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। कौन सा फैक्टर आएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला आएगा। अभी कितने मोल डिसोसिएट हुए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे? अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे करते हो? अल्फा से। अभी मैं मान लो ये NaCl है, ठीक है, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म हो रहा है। मैंने मान लिया ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अभी आपको पता है कि इनिशियली ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना है इनिशियली? ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। इनिशियली ये कितना है? 1, ये 0 हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? पढ़े हो भाई ये इक्विलिब्रियम पे? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट पढ़े हो ना? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, यस 1 माइनस अल्फा। वेरी गुड, ये होगा 1 माइनस अल्फा। 1 से 1 तो ये अल्फा फॉर्म हो गया, ये अल्फा फॉर्म हो गया। क्या इसके लिए आई निकाल सकते हो? वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? आई, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन देखो कितना है? अल्फा प्लस अल्फा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नहीं, अभी वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोल्स निकालने से वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मोल्स लेने हैं, प्लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। टोटल मोल्स, ये बिफोर है, ये आफ्टर डिसोसिएशन है, तो पूरा आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन कितना हुआ? 1 होगा। तो अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ गया। कितना आया? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अगर ये 100% डिसोसिएट होता, अगर NaCl 100% डिसोसिएट होता, तो अल्फा, आपको मैं लास्ट टाइम भी बताया था, जब कोई भी चीज 100% डिसोसिएट होती है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। कब? जब 100% होगा। तो यहाँ पे डालो, अगर अल्फा 100% होता तो 1 की वैल्यू होती और आई की वैल्यू कितनी आती? 2 आती। हमने NaCl के लिए आई कितना निकाला? 2 निकाला हुआ, मतलब 1 प्लस अल्फा हमारा सही है। 1 प्लस अल्फा हमारा सही है। अगर 100% होता तो आई कितना आ जाता? 2 आ जाता। आई कितना आता? 2। चलो सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लो, MgCl2। मैंने कहा ये भी 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? Mg2 प्लस और यहाँ पे 2Cl माइनस, सही है। अल्फा का क्या नहीं समझ में आया आपको? अल्फा पता है शर्वरी? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, आयोनिक में। एक मोल से कितना अल्फा जा रहा है? देखो पहले हमारे पास NaCl पूरा का पूरा 1 था। अभी एट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ होगा कि अल्फा के पार्टिकल कुछ गए होंगे, मतलब पूरा का पूरा NaCl Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसमें से कुछ पार्टिकल गए, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा। 1 से 1 फॉर्म हुआ तो अल्फा जाएगा तो अल्फा फॉर्म होगा। 1 से 1 Cl माइनस हुआ तो अल्फा जाएगा तो अल्फा फॉर्म होगा, ठीक है। यहां पे आए, पहले ये वाले मोल आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1 था, तो आई की वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस अल्फा। चलो यहां पे देखते हैं, पहले कितना है? 1 रहेगा हमेशा। ये कितना होगा? 0 0, सही है। 1 से अल्फा गया तो 1 माइनस अल्फा, 1 से अल्फा गया तो 1 माइनस अल्फा। गुड नितिन। 1 से 1 हो रहा है, अल्फा जाएगा तो अल्फा होगा। 1 से 2 जा रहा है तो अल्फा जाएगा तो ये 2 अल्फा होगा।
आयोनिक में अच्छे से पढ़ाया था ये। I इज इक्वल टू क्या होगा, बिफोर सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा होगा, और बिफोर कितना है 1 है, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। कितना आया 1 प्लस 2 अल्फा, या 2 अल्फा प्लस 1 भी लिखा तब भी चलेगा। अगर अल्फा 100% होता तो 1 हो जाता और 3 आ जाता। क्या आई की वैल्यू 3 आती, हाँ 2 प्लस 1 3 आ जाती। सही है, क्लियर हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप ये वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट निकाल कर सकते हो। अभी देखो जनरल इक्वेशन बता दी, ये रफ कर दूं और जल्दी से आप एक जनरल इक्वेशन बता देती हूँ। मतलब डिसोसिएशन का हमारा हो जाएगा, एसोसिएशन बाकी है, हम कल देख लेंगे एसोसिएशन। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे जनरली एन मॉलिक्यूल है, कितना है एन, और ये डिसोसिएट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब Na में। क्या ये बात समझ में आई, एक एन पार्टिकल से कंबाइन है, ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए मतलब Na बन गया। मैं मान लू यहाँ पे जो इनिशियल है ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। इनिशियल क्या, एक 1 है और 0। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, 1 से अल्फा गया, 1 से n फॉर्म हुआ तो अल्फा से n अल्फा होगा। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। यहां पे देखो कैसे कर सकते हैं, क्या मैं अल्फा, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां से अल्फा कैलकुलेट कर दूं तो क्या अल्फा बाहर निकल जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे i, ये -1 यहाँ पे लिख आती हूँ, i -1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अल्फा बाहर निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, n -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, i -1 n -1। किसके लिए है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, जब भी डिसोसिएशन होगा तो अल्फा कितना रहेगा, i -1 डिवाइडेड बाय n -1। क्लियर है, ये याद रखना। कैसे किया है, याद नहीं रखोगे तो ये थोड़ा सा ये ऊपर वाला याद रख लो, इजी है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू i -1 डिवाइडेड बाय n -1। I मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब भाई n अल्फा वाली बात की है, कितने हुए। n की जगह पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी बाद में, बट ये डेरिवेशन याद रखना है। डेरिवेशन क्या, छोटा सा एक इक्वेशन है, ये याद रखो। क्लियर हुआ है, किसके लिए बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन के लिए। अभी तक एसोसिएशन पे नहीं आए, अभी तक हम एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कि दो मॉलिक्यूल डालेंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो वहां पे आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, आई की वैल्यू वहां पे लेस देन 1 होगी। तो ठीक है, वो कल देख लेंगे, आज इतना पढ़ लो। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है 10-15 मिनट का, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ के आओ तभी जाके हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मेरे लिए नहीं करना है, आपके लिए करना है। तो सिर्फ मैं सॉल्व करके मतलब नहीं है, तो आप भी सॉल्व करोगे। तो प्लीज पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ। आधे घंटे का हमारा टॉपिक बचा हुआ, एक हेनरी लॉ बचा हुआ, हेनरीज लॉ कर लेंगे और ये कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय साक्षी, बाय। यस यस नितिन, सही है, अब नॉर्मल मोलार मास। चलो बाय जोएल, बाय बाय नितिन।